Okay, so we were already on this chapter, macroeconomic aims of government. Aims हमने पढ़ लिए थे. Economic growth, full employment, low and stable price inflation, and balancing trade and stability. अब आ जाते हैं आगे. Government intervention in macroeconomy. गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमी में इंटरवीन कैसे कैसे करती है. ठीक है, ये है हमारा टॉपिक. गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमी में इंटरवीन कैसे करती है. अच्छा जी, पहला उनके पास तरीका है थ्रू द डिमांड साइड पॉलिसीज. So what are demand side policies? Policies set by government to boost aggregate demand in the economy. इकोनॉमी में डिमांड साइड पॉलिसीज कैसे अप्लाई की जा रही हैं डिमांड को बूस्ट करने के लिए. ठीक है, जी सर. अच्छा अगली बात पे आते हैं. अच्छा, हाउ गवर्नमेंट अप्लाइज डिमांड साइड पॉलिसी. अब डिमांड साइड पॉलिसी मतलब कि डिमांड को आपने बढ़ाना है तो डिमांड को कैसे बढ़ा सकती है आप, एग्रीगेट डिमांड को. अच्छा जी, पहला उनके पास तरीका क्या है. थ्रू द टैक्सेस. पहला काम टैक्स ऑन इनकम ऑफ पीपल अगर वो कम कर दें तो इससे इनकम बढ़ जाएगी. Isn't it? जी सर. और इनकम बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में बढ़ जाएगी बिकॉज लोगों के पास ज्यादा इनकम है तो दे आर इजीली नाउ बाइंग द प्रोडक्ट्स. ठीक है, ये तो पहला हो गया. अच्छा, दूसरा तरीका है पब्लिक एक्सपेंडिचर. ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट अगर अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दे, लोगों पे खर्च करे, उनको जॉब्स प्रोवाइड करे, ठीक है, तो उससे भी आपकी जो डिमांड है ऑफ द गुड्स वो बढ़ जाएगी. गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पीपल टू इम्प्रूव
their demand. फिर इंटरेस्ट रेट डिक्रीजिंग, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करके भी डिमांड बढ़ाई जा सकती है। वो कैसे जी? इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने से क्या होगा? सर लोग स्पेंडिंग ज्यादा कर देंगे अपनी, और वो लोन ज्यादा लेंगे। ठीक है, लोन ज्यादा लेंगे। स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। हाँ हाँ, स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। इंटरेस्ट रेट डिक्रीजिंग, तो आपने कहा जी कि लोग इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगा तो बोरो करेंगे ज्यादा, उनके पास ज्यादा पैसा हाथ में होगा, स्पेंडिंग करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सो पीपल विल बोरो, जिसकी वजह से they will have money in hand, जिसकी वजह से डिमांड वो कर सकेंगे ज्यादा कुछ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन हमने डिमांड साइड पॉलिसीज में तीनों चीजें देखी कि हमने कहा कि कैसे मैक्रो इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवीन करके डिमांड बढ़ा सकती है। अब हम बात करेंगे कि उसमें तीनों चीजें भी हमने डिस्कस कर ली कि टैक्सेस कम कर दें, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ा दें या इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर दें। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सप्लाई साइड पॉलिसी, कि गवर्नमेंट कैसे कंट्री में प्रोड्यूसर की सप्लाई को बूस्ट कर सकती है। सप्लाई को बूस्ट करने का गवर्नमेंट के पास क्या तरीका है जो गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है? अच्छा जी, पॉलिसीज set by government to boost supply in an economy. अच्छा, अब गवर्नमेंट सप्लाई साइड पॉलिसी कैसे कर सकती है, बढ़ा सकती है? बड़े सिमिलर कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो होंगे। पहला, जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आएगा, taxes on profits reduced means firms encouraged to do business and produce more.
पहला काम। सेकेंड इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखो ना, जैसे हमने टैक्सेस कम किए थे इनकम पे लोगों की, तो लोगों की इनकम बढ़ गई थी। उसी तरह से जब प्रॉफिट्स पे टैक्सेस कम किए जाएंगे तो फर्म्स के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। ठीक है, और फिर उस प्रॉफिट को वो री इन्वेस्ट करेंगे इन द बिजनेस, एंड देन दे विल अगेन प्रोड्यूस मोर, तो सप्लाई बढ़। पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट बढ़ा दे कि सप्लाई को बूस्ट करने के लिए, या तो वो खुद प्रोवाइड करना शुरू करते गुड्स, उससे भी सप्लाई बूस्ट हो, या फिर दे कैन आल्सो प्रोवाइड सब्सिडीज टू द प्राइवेट फर्म। So more products will be available if government increases public expenditure. जिसमें हमारे पास दो जो चीजें आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, सब्सिडीज, और दूसरी आ रही है डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड, कि गवर्नमेंट डायरेक्टली गुड्स प्रोवाइड कर रही है। ये हो गया हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब आ जाते हैं हम रेगुलेशंस पे। गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी रेगुलेशंस लगाती हैं जिनसे प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। लेट्स सपोज गवर्नमेंट कहती है कि हम फाइन करेंगे फॉर द प्रोडक्शन, क्योंकि उससे पोल्यूशन क्रिएट हो रही, तो फर्म्स कम प्रोड्यूस करेंगी। अब गवर्नमेंट ऐसा क्या करे अपनी रेगुलेशंस में कि प्रोडक्शन कम होने की बजाय बढ़ जाए, क्योंकि रेगुलेशंस लगाने से तो प्रोडक्शन कम हो रही। तो अगर गवर्नमेंट डीरेगुलेट कर दे, restrictions on private sector, इससे क्या होगा, दिस विल रिड्यूस टैक्सेस ऑन पोल्यूशन, और दूसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट क्या रेगुलेशंस लगा रही है, पहले तो उसने टैक्सेस ही रिमूव कर दिए हैं, लगाने की बजाय कम कर दिए हैं, ताकि फर्म्स जो हैं उनको प्रोडक्टिविटी कॉस्ट कम पड़े और दे प्रोड्यूस मोर। दूसरा, गवर्नमेंट स्पेंड करे ट्रेनिंग पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। ठीक है, इससे भी फायदा है। अच्छा जी,
सो हमने रोल ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा है अभी, ठीक है। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, ये एग्जैक्टली exactly, तो वैसे ये मेजर पार्ट है 4.2 का। जो 4.1 था उसमें आप मैक्रो गोल्स भी देख सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि सिलेबस में क्या है। मैं जरा थोड़ा सा आपको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि 4.2 में ही वो वाला पोर्शन कवर हो रहा है कि नहीं। जो पोर्शन अब हम कवर करने लगे, मेरा ख्याल है वो 4.2 मेनली वही है। हाँ जी, तो हाँ, 4.2 का सेकंड पार्ट ही है पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, फिर उस हिसाब से सही। यस, सो 4.2 का सेकंड पार्ट आ गया। हमने पढ़ लिया ये कि मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स क्या हैं। 4 गोल्स हैं। कौन कौन से 4 गोल्स हैं जी मैक्रो इकोनॉमिक? अभी हमने कल ही देखी। सर वो जो 2 डायग्राम्स पढ़ी थी हमने, 4 डायग्राम बनाए, वही वही। टेबल से थे, बॉक्स। जी सर। सर एक इकोनॉमिक ग्रोथ था, हाँ एक फुल एम्प्लॉयमेंट और लो अनएम्प्लॉयमेंट था, हाँ, और एक लो एंड स्टेबल प्राइस इन्फ्लेशन था। ठीक है। और चौथा क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स स्टेबिलिटी। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो ये 4 गोल्स। अच्छा, अब वो ये बताना चाह रहा है कि जब इकोनॉमी ये गोल्स अप्लाई करती है तो इज देयर अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, कैन देयर बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, कि हम एक चीज को अचीव करने लगे तो दूसरी डिस्टर्ब हो जाए। अब इसके ऊपर सारी डिस्कशन। अब जैसे कि हमने ये देखा, वो कह रहा है पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स में सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट आता है लोअर अनएम्प्लॉयमेंट और स्लोअर प्राइस इन्फ्लेशन। There was a person named as Phillips, उसने भी ये थ्योरी दी थी कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट चाहती है कि लो अनएम्प्लॉयमेंट हो और लो इन्फ्लेशन हो, ये दोनों इकट्ठे अचीव नहीं हो सकते। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट कम करेंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। अच्छा, अब इसका हमें प्रूफ चाहिए कि भाई ये कैसे हमारे 2 मैक्रो गोल्स कॉन्फ्लिक्ट में हैं। तो जरा यहां देखते हैं, पॉलिसी मेजर्स टू रिड्यूस unemployment may result in inflation। अच्छा जी, वो कैसे? अगर आप कहें कि मैंने टैक्स कम करना, तो टैक्स कम करने से जॉब्स एंड इनकम्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी। जाहिर बात है ना, इनकम बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग काम भी करना चाहेंगे, ठीक है। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो दे विल बी डिमांडिंग मोर गुड्स। जब इनकी डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा ज्यादा प्रोडक्ट, तो प्रोड्यूस करने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, ठीक है, और प्रोडक्शन करेगा। तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई, प्रोडक्शन भी बढ़ गई, तो आपने अनएम्प्लॉयमेंट कम कर दी। पर इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे क्या है कि जब एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन बढ़ेगी
ठीक है, लोग डिमांड कर रहे हैं ज्यादा गुड्स, यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, तो दिस विल रिजल्ट इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेशन जो डिमांड के बढ़ने से होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने दो गोल्स की बात की कि एम्प्लॉयमेंट आपने इकोनॉमी में तो बढ़ा ली, पर किस एक्सपेंस पे, कि जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, लोगों ने प्रोडक्ट्स डिमांड किए, डिमांड बढ़ने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन। पर आप इन्फ्लेशन का मसला हल नहीं कर सके, बल्कि वो बिगाड़ दिया। तो ये देखें, आपको पता लग गया कि यहाँ पे ट्रेड ऑफ है, यहाँ पे फिर क्या है, ये ट्रेड ऑफ चल रहा। समझ आती है बात? नहीं सर। नहीं समझ आएगी? नहीं सर, ट्रेड ऑफ क्या होगा? ट्रेड ऑफ हो गया ना, मतलब कि आपने कहा यार मैंने कंट्री में एम्प्लॉय, ट्रेड ऑफ का मतलब है कि एक चीज आपको मिल रही है, पर आपको दूसरी चीज गंवानी पड़ेगी इसमें। आप देखें अच्छा। ना, आपने कहा जी मैं टैक्स कम करूंगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे गुड्स, तो प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, जाहिर बात है करेगा, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, क्योंकि उसने प्रोडक्शन करनी है तो वो वर्कर हायर करेगा। पर ये जब डिमांड बढ़ेगी और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो मजीद लोगों के पास पैसा आएगा, मजीद डिमांड बढ़ेगी। तो इतनी तो प्रोडक्शन आपने की नहीं है जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। तो खाली अगर डिमांड बढ़ जाए प्रोडक्शन से भी ज्यादा, तो फिर जाहिर बात है सप्लाई उतनी नहीं है, डिमांड ज्यादा, तो फिर इन्फ्लेशन हो जाएगी। ठीक है ना? जब भी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो उसकी कीमतें बढ़ेंगी। चाहे आप प्रोडक्शन बढ़ा भी लें तो प्रोबेबली आप उतनी ना बढ़ा सकें, तो आपको इन्फ्लेशन वो को फेस करना पड़ेगा। तो ये ट्रेड ऑफ कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं, बढ़ाने की तरफ, तो आपको डिमांड पर इन्फ्लेशन होगी। अब दूसरी भी सिनारियो यहाँ पे देखो जरा, कि अगर मैं कहूँ यार मैंने इन्फ्लेशन कम रखनी है, लोग इतना डिमांड ना करें गुड्स, क्योंकि उनकी डिमांड करने की वजह से प्राइसेस बढ़ रही, मैं टैक्सेस बढ़ा दूंगा, लोगों की इनकम कम हो जाएगी, लोग कम डिमांड करेंगे प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर कम प्रोड्यूस करेगा, तो एम्प्लॉयज को जो है वो फायर भी करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कॉज होगी। पर इसका फायदा ये है, क्योंकि डिमांड नहीं है तो फिर इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी, पर उसका नुकसान क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। ठीक है। अच्छा, दूसरे ट्रेड ऑफ की टाइप पे आते हैं, कि आप एक इकोनॉमिक गोल एक दो अचीव करने के चक्कर में आपके एक दो रह गए, वो कैसे? दूसरा पॉइंट है मोर ग्रोथ, मोर जॉब्स और मोर इंपोर्ट्स। ये बताता है कि डिमांड साइड मेजर, कि डिमांड साइड मेजर है टू इंक्रीज टोटल डिमांड। ठीक है, अगर आप डिमांड सक्सेसफुली डिमांड साइड पॉलिसी से डिमांड बढ़ा लेते हैं लोगों की, तो दिस माइट बूस्ट टोटल आउटपुट, क्यों? क्योंकि पे प्रोडक्शन ज्यादा होगी एंड एम्प्लॉयमेंट, ये दो आपके मैक्रो गोल्स अचीव हुए। ऊपर भी यही हुआ, प्रोडक्शन होने का मतलब है कि आपका आउटपुट बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट एंड, ठीक है जी, बूस्ट टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, बट एक नुकसान हमने बताया इन्फ्लेशन, अब हम दूसरा नुकसान बता रहे हैं।
कि अगर डिमांड बढ़ाने के लिए लोगों के ऊपर से टैक्सेस कम किए जाएं, लोगों की इनकम बढ़ जाए, तो लोग डिमांड करेंगे गुड्स, तो आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ये दो फायदे आपको मिल रहे हैं। बट जब लोगों की इनकम बढ़ जाएगी तो वो इंपोर्ट भी तो करना चाहेंगे प्रोडक्ट्स, इजंट इट? जी सर। तो दिस विल इनकरेज कस्टमर्स टू स्पेंड मोर ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, क्योंकि उनके पैसा आ गया। ये रिजल्ट करेगा इन बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट इसकी वजह से हो जाए। ये बात समझ में आती? तो जी आपने सर। दो गोल्स कौन से अचीव किए? आउटपुट बढ़ा लिया, जीडीपी की बात, जो ग्रोथ की बात कर रहे थे तुम, इकोनॉमिक ग्रोथ, और एम्प्लॉयमेंट भी फुल कर ली शायद प्रोबेबली। बट जब लोगों के हाथ में पैसा आया और वो इनकरेज हुए, उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू किए गुड्स, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट हो गया। ये गवर्नमेंट का एक और एम देखा है ना, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबल होना चाहिए, वो स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये मैं रेड से लिखूं ना कि ये तो हमने फॉरगो की, इसको रेड से हाईलाइट कर। अच्छा, गॉट इट। जी सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्या कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा? अब हमने इसके ऊपर बात करी। ठीक है, अच्छा जी। डू मैक्रो इकोनॉमिक एम्स ऑलवेज कन्फ्लिक्ट? हाँ जी, क्या ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में होता है? नहीं सर, नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट में हो। अभी हमने कॉन्फ्लिक्ट तो पढ़ ली है, पर कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं भी होंगे। कैसे? जरा उसको देख लो। अगर हम प्राइस इन्फ्लेशन को रिड्यूस करें, टू अ स्टेबल रेट, मतलब इन्फ्लेशन हो पर बहुत ज्यादा ना हो, मतलब हल्की फुल्की, जिससे सप्लायर इनकरेज हो के, यार मैंने ज्यादा प्रोडक्शन करनी है क्योंकि थोड़ी सी प्राइस बढ़ गई है मेरे प्रोडक्ट की, तो मैं ज्यादा सेल करूंगा, तो मोर एम्प्लॉयमेंट होगी, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और इस इकोनॉमिक ग्रोथ में आपने इतनी प्रोडक्शन कर दी है कि प्रोबेबली यू आर नाउ एबल टू सेल योर प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो अगर आप सेल कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सीधा हो गया कि नहीं? जी सर। तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ने से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने स्टेबल रेट रख दिया इन्फ्लेशन का। दूसरा काम, आपने फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर ली, एम्प्लॉयमेंट भी कर ली, और फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अचीव कर ले। तो ये सारी चीजें इकट्ठी भी अचीव हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट,
Reducing inflation will make domestic goods and services more competitive. जाहिर बात है, अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे तो आपके गुड्स बहुत ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगे। क्यों कंपेटिटिव? कि उनकी प्राइसेस इतनी ज्यादा नहीं है तो बिकने के काबिल हो जाएंगे। तो इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि डिमांड फॉर दीज गुड्स विल राइज। जब आपने प्राइसेस कम कर दी तो इससे डिमांड सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी में नहीं बढ़ रही, विल राइज इन डोमेस्टिक मार्केट and as well as ओवरसीज एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी बढ़ जाएंगे। बहुत ज्यादा सस्ती प्राइस पे आप प्रोडक्ट बेचें तो फॉरेनर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा एंड दे विल बी स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि हमने कहा कि इन्फ्लेशन रिड्यूस कर रहे हैं और स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अचीव कर रहे हैं। तो दोनों मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स हैंड इन हैंड जा रहे हैं। इसको जरा लिख लें। हाँ जी दान, एक सेकंड सर। कर लें कंप्लीट कर लें, आराम से कंप्लीट कर। हो गया सर। ओके, ये हमारा चैप्टर हो गया यहाँ खत्म।
तो अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फोर पॉइंट थ्री fiscal policy. First of all, government's budget. गवर्नमेंट का बजट होता क्या है? Budget is equals to revenue minus the expenditure. Now you should know that what are revenues? From where the government is getting this revenue? They're getting it from the taxes, and the expenditure from the government spending. Now, what is budget surplus? Budget surplus is revenue minus expenditure. और अगर सरप्लस सॉरी तब होगा जब रेवेन्यू इज मोर देन द एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट को टैक्सेस से ज्यादा पैसा रिसीव हुआ है, ना कि उन्होंने गवर्नमेंट स्पेंडिंग इतनी की। The other one is budget deficit. Budget deficit is the revenue less than the expenditure. के एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू जो है वो कम। अब आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस। व्हाट आर द सोर्सेज? Borrowing from private sector. They can, borrow the money from the private sector. Just give me a minute.
Borrowing from private sector हो गया पहला. What other source of government finance the government can use? Sale of nationalized assets. Whatever the assets that they have, they can sell them and you know they can use that money. Obviously, they will probably sell those to the private sector, and private sector is usually more efficient in running it, so it is fine for the government even. Then they can also get revenue from government's owned firms like the state-owned enterprises, where the government is making the goods and selling them. And then they also get revenue from direct and indirect taxes. In detail, we are going to study later on about the direct and indirect taxes. First, write this. Yes, done. जी सर. Okay, next one. Objectives of government spending. This is a topic which must be coming here, but it is skipping from here. This is wrong. Where should we add this? So, Isko, what we'll do is that after the end of the topic now, we'll add this. Here I can
write it down. Okay, objectives of government spending, because I don't think there is space here. Oh, by that time we'll do the next one. That is reasons why government collect taxes. What is the reason that the government is collecting taxes? ताकि सर वो स्पेंड कर सके. Exactly. To generate revenue for public expenditure. One thing. Then to manage macroeconomy. Then to reduce inequality. Then to discourage people to use harmful goods. ठीक है जी. And also to discourage people from buying imported goods. Different types of taxes are going to be applied for the last 2 points. You want to discourage people from utilizing the harmful goods, so you are going to apply the indirect tax on the cigarettes and other things, other drugs. And if you want people not to buy the imported goods, you will put on the import tariff tax. That is a different type of tax that you are going to put. Try this first. हाँ जी, हो गया. जी सर. Last part, bus. Then we are going to end it. What is a good tax? First thing that the tax should have is that it should be equal, which means equality. Equality does not mean that everyone is paying the same tax. Equality here means that it should be fair, meaning higher on the rich, lower on poor. Non-distortionary. Should not affect
workers or producers' willingness to work or produce. Well, it can't be so high that the worker is disappointed and he doesn't want to work, or the producer says that a lot of his profit is going into taxes, so I'm not going to produce more. Then certainty. Workers and firms should know na, that how much the tax is, so that they can, manage their expenditure accordingly. When and how much tax to pay. Then convenience should also be there. That firms and workers should not find it difficult to pay. And it should also be having a simplicity, meaning that it should be easy to understand that how the tax is calculated, right? Understand and should not be too complex. There's one more thing which can come into this, and it's also a quality of a tax, that when you are collecting the tax, the expenditure that you made on collecting the tax should be less than the tax revenue. Otherwise, there's no point collecting the taxes. If you are spending a lot of money in collecting the taxes and the tax collection that you made was less than your expenditure, so what was the point collecting the tax, right? So these should be available as the qualities of a good tax. Write this down. लिख लिया सर। Okay, Musa, so this is it. We are done with this for today. We'll be continuing this chapter in the next class, but in the next class we'll be having a test. Section 3 ka